Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, once again welcome to my class. This is me Turab sir and you are watching English with Turab sir. स्टूडेंट्स, आज हमारा जो C12 चल रहा है, यानी C12 हमारा जो क्लास है पोर्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से हम बात कर रहे हैं। C12 हमारा मुश्तमिल है टाइप्स ऑफ वर्ब। इससे पहले हम वर्ब को डिफाइन कर चुके हैं कि वर्ब क्या है। वर्ब एक्शन ही तो होता है, या स्टेटिव वर्ब या यानी स्टेटिव वर्ब उसमें होता है, एक्शन वर्ब होता है। लेकिन यहाँ हम आप बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वर्ब की, कि वर्ब की अकसाम कितनी होती है। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत हमने क्लास को लेंथी लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे 11 तक हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं नंबर 1 एक्शन वर्ब। जिस तरह के नाम से पता चलता है, एक्शन यानी अमल को कहते हैं। अच्छा, एक्शन वर्ब वो वर्ब होता है कि जिसमें बंद फिजिकली इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हैं कि रन, तो रनिंग करते वक्त यानी दौड़ते वक्त आपके पाँव जो है हरकत में होनी चाहिए। ठीक है, तो तब जाके हम उस एक्शन को रनिंग कहते हैं। ठीक है, चाहे आईएनजी लगाओ या बेस फॉर्म रन लगाओ, तो ये आपका एक्शन वर्ब होता है जिसमें बंदा फिजिकली इन्वॉल्व होता हो। ठीक है, या तो उसके पैर काम कर रहे होते हैं, या उसके हाथ काम कर रहे होते हैं, या उसका मुंह जो है वो खुलता और बंद होता चलता है। ठीक है, तो यानी एक्शन आपने दिखाना होता है, फिजिकली आपकी जो बॉडी है वो किसी काम में मशगूल होनी चाहिए, तब जाके उस वर्ब को एक्शन वर्ब कहते हैं। इसी तरह राइट, अगर आप राइट करते हो, राइटिंग करते हो, तो राइटिंग करते वक्त आपने कुछ लिखना होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एक्शन वर्ब कहते हैं। इसी तरह प्ले, कि जिसमें कोई खिलाड़ी जो है खेलता है, या क्रिकेट वाला या फुटबॉल जो खेलता है, हॉकी खेलता है, कोई भी गेम ले ले, जब बंदा खेलता हो, फिजिकली उसमें इन्वॉल्व हो, तो उसको एक्शन वर्ब कहते हैं। इस तरह स्पीक, ये भी बोलने को कहते हैं, एटसेट्रा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब यानी स्टेट से निकला हुआ है। ठीक है, हालत बताते हैं हमें। इसमें हमारे पास है इज। इज मतलब यानी है। ये कोई एक ऐसा वर्ब है कि जिसमें सिर्फ हालत दिखाई जाती है, बल्कि फिजिकली बंदा उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह और हैं वॉज, था, बी यानी होना। तो ये ऐसा वर्ब, काम तो होता है, वर्ब है, लेकिन एक ऐसा वर्ब है कि जिसमें फिजिकली बंदा यानी इन्वॉल्व नहीं होता है, उसमें शामिल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा, मैं कहता हूँ कि ये कलम है, तो मैं कहता हूँ दिस इज़ अ मार्कर, ये मार्कर है, तो सिर्फ मैं बताता हूँ कि ये है, ये एक मार्कर है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ इंग्लिश में दिस इज़ अ मार्कर, तो ये हालत बताते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं कि जब आपकी जुमले में 3 चीज़ें हो, उसमें आपका सब्जेक्ट हो नंबर 1, प्लस उसमें आपका वर्ब हो, और प्लस वर्ब की बात हमारे पास ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। यानी हर वो वर्ब कि जिसके फौरन बाद कोई वर्ब हो, तो उस वर्ब के बाद फौरन कोई ऑब्जेक्ट हो, तो उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ताकि वर्ब का जो असर होता है, इफेक्ट होता है, वो उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उस पर पड़े। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है राइट अ लेटर। अब ये इससे पहले हमारे पास एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए, लेकिन हमने यानी आपकी आसानी के लिए कि वर्ब के बाद हमारे पास क्या है, इस वर्ब के बाद अ लेटर, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या है? ऑब्जेक्ट है जो इस वर्ब का असर इस पे पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरह स्पीक इंग्लिश, हम बोल सकते हैं आई स्पीक इंग्लिश, तो ये जो वर्ब है इसका असर जो है ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। यानी वर्ब की बात हमारे पास ऑब्जेक्ट हो, यानी यहाँ पे राइट है, इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट अ लेटर है, अ लेटर ये है, तो इस तरह के वर्ब को हम क्या बोलेंगे? यानी ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं कि वर्ब के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट ना हो, यानी सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद फौरन वर्ब आ जाए, लेकिन वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो, कि उस वर्ब का असर जो है किसी ऑब्जेक्ट पे पड़े। ठीक है, तो इस किस्म के वर्ब को हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। जुमले को चेक करते हैं, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है, अली राइट्स, अली लिखता है, तो अली इसमें सब्जेक्ट है, राइट इसमें क्या है? वर्ब है।
लेकिन इस वर्ब का जो असर है वो इसी जगह पे रहता है, ठीक है। इसके फौरन बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट था, ठीक है। अब जब वर्ब की बात ऑब्जेक्ट ना हो तो उस किस्म के वर्ब को हम बोलेंगे यानी इंट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरह शी स्पीक्स, वो बोलती है, वो कहती है, क्या कहती है, अब ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो इस वर्ब का असर इसी जगह पे रहता है, ठीक है। आगे यानी ऑब्जेक्ट पे नहीं जाते, ऑब्जेक्ट को इफेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो इस किस्म के वर्ब को हम बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट हमारे पास है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब जिस तरह आपको पता है लिंक से निकला हुआ है, तो लिंक मतलब यानी राब्ता ताल्लुक कायम करना ठीक है। तो यानी किस चीज़ का ताल्लुक कायम करना, यानी किस चीज़ का ताल्लुक किसी और कॉम्प्लीमेंट के साथ कायम रखना, यानी ऑब्जेक्ट का। मैंने जुमला लिखा हुआ है अली इज, यानी अली इज, अली है, क्या है, अ स्टूडेंट, यानी अली और स्टूडेंट के दरमियान अली का जो ताल्लुक है वो इस कॉम्प्लीमेंट के साथ है, बनाया गया है, किसके द्वारा, किसकी मदद से, यानी इस वर्ब की वजह से, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब ज़्यादातर जो होते हैं स्टेटिव वर्ब होते हैं, ठीक है, जिस तरह के इज़ और एम, वॉज, वर, ठीक है, इस किस्म के वर्ब होते हैं। लेकिन और भी उसमें है, वो बहुत ही कम उसमें आते हैं, ठीक है। तो ये जो इज़ है इसने लिंक किया किस चीज़ को, सब्जेक्ट को किस चीज़ के साथ, यानी वर्ब की ये जो इज़ है इसके फौरन बाद जो आता है इसके साथ ताल्लुक कायम किया, यानी लिंकिंग वर्ब ने हमें बता दिया कि सब्जेक्ट का ताल्लुक कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ दिया, ठीक है। तो इस वजह से इसको कहते हैं लिंकिंग वर्ब। नेक्स्ट हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, देखिए हेल्पिंग वर्ब उसे कहते हैं कि जिसको हम सपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं, कि जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। हर टेंस में उसकी ऑक्सिलरी होती है, क्योंकि ऑक्सिलरी हमें टाइम के बारे में बताता है, ठीक है। अगर मैं डू डस की बात कर रहा हूँ तो ये ऑक्सिलरी है किस टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस की। अगर मैं बात करूँ डिड की तो ये ऑक्सिलरी है किस टेंस की, पास्ट इंडेफिनिट की है। इसी तरह इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की ऑक्सिलरी है। वॉस की अगर मैं बात करूँ तो ये पास्ट कंटिन्यूस की है। हैव की अगर मैं बात करूँ तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की, इस तरह हैज़ भी प्रेजेंट परफेक्ट की, यानी मुख्तलिफ टेंसेज, 12 टेंसेज हमारे पास। फॉर ऑल दीज 12 टेंसेज वी हैव सेपरेट ऑक्सिलरीज और हेल्पिंग वर्ब्स। दीज हेल्पिंग वर्ब्स टेल्स अस अबाउट द टेंस, द मूड ऑफ द टेंस। ये जो ऑक्सिलरी होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये हमें बताता है यानी टेंस के हवाले से, ताकि हमें पता चले कि किस ज़माने में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, किस ज़माने की हम बात कर रहे हैं। तो इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमें मदद देती है किस चीज़ को, ज़माने को जानने के लिए, ज़माने को पहचानने के लिए होता है। नेक्स्ट हमारे पास है 7 नंबर पे है मॉडल वर्ब। अब ये मॉडल वर्ब तो वर्ब होता है, लेकिन मॉडल कुछ ऐसा अल्फाज होता है जो मॉडल की तरफ यानी वर्ब की तरह काम करते हैं, इसीलिए उसको मॉडल वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है कैन है, कुड है, मे, माइट, वुड, शुड, एट्सेट्रा, ठीक है। तो इनको मॉडल वर्ब कहते हैं। इसी तरह हमारे पास है ये जो मॉडल है ना, हमेशा इसके फौरन बाद हमारे पास क्या आएगा, यानी बेस फॉर्म आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कैन को इस्तेमाल करता हूँ तो ये मॉडल वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी है, तो ये प्रेजेंट में एबिलिटी के लिए इस्तेमाल। फॉर एग्जांपल आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह आपने बेस फॉर्म इस्तेमाल करना होता है ये मॉडल वर्ब के बाद। नेक्स्ट हमारे पास है रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं, देखिए रेगुलर वर्ब यानी वो बेस फॉर्म कि जिसका सेकंड फॉर्म और जिसका थर्ड फॉर्म जो है ईडी पे खत्म होता हो, ठीक है, ईडी पे खत्म होता हो, तो उसको रेगुलर वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं वॉक की बात करूं तो इसके साथ ये बेस फॉर्म है, अगर इसके साथ मैं ईडी लगाऊं तो ये वॉक्ड बन जाएगा, और वही ईडी पे लगाऊं तो फिर वो थर्ड फॉर्म बन जाएगा। इसी तरह वॉश के साथ ये बेस फॉर्म है, इसके साथ ईडी लगाओ तो सेकंड फॉर्म भी बनता है, वही सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है। इसी तरह हमारे पास स्टडी है, स्टडी को अगर वाई को हम चेंज करेंगे आई में और ईडी हम लगाएंगे तो ये भी आपका रेगुलर वर्ब बनता है। कुक है हमारे पास, इसके साथ ईडी लगाओ लास्ट में तो ये कुक्ड, कुक्ड सेकंड थर्ड फॉर्म कुक्ड यानी ईडी में खत्म होगा। यानी हर वो वर्ब कि जिसका सेकंड फॉर्म कि जिसका थर्ड फॉर्म
ईडी पे ख़त्म होता हो तो उसको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इर्रेगुलर वर्ब। अच्छा, इर्रेगुलर वर्ब उस वर्ब को कहते हैं, ये बिल्कुल अपोजिट है रेगुलर वर्ब के। जिस तरह मैंने बता दिया कि रेगुलर वर्ब का जो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है वो ईडी पे ख़त्म होता है, लेकिन इर्रेगुलर वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है कि जिसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ईडी पे ख़त्म नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं राइट, तो इसका सेकंड फॉर्म ईडी पे नहीं ख़त्म होता है, ठीक है। थर्ड फॉर्म जो है वो भी ईडी पे ख़त्म नहीं होता है। अगर मैं बोलता हूं कि राइट, तो उसका सेकंड फॉर्म हमारे पास आएगा रोट और उसका थर्ड फॉर्म हमारे पास आएगा रिटन। इसी तरह अगर मैं बोलूं कम, तो सेकंड फॉर्म केम और थर्ड फॉर्म उसका कम बन जाता है। इसी तरह ऐसी भी वर्ब होते हैं कि जिसकी तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं। इसी तरह यानी वो ईडी में ख़त्म नहीं होते। फॉर एग्जांपल कट कट कट, शट शट शट, पुट पुट पुट, ठीक है। तो इस तरह की यानी वो वर्ब की जिसका सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी पे ख़त्म ना होता हो उसको इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजल वर्ब। प्रेजल वर्ब वो होता है कि उसमें बेस फॉर्म आ जाए और बेस फॉर्म के बाद प्रीपोजिशन आ जाए तो उसको प्रेजल वर्ब कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कम ऑन, गो डाउन, स्पीक अप, हरी अप, ठीक है। हरी कहते हैं जल्दी करना, अप मतलब ये प्रीपोजिशन है, हरी अप मतलब ये प्रेजल वर्ब हो गया, यानी वर्ब के बाद क्या हो, प्रीपोजिशन हो, तो उस तरह के वर्ब को हम प्रेजल वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव यानी टू प्लस बेस फॉर्म इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। टू के बाद जब भी कोई बेस फॉर्म आ जाए तो वो इन्फिनेटिव कहलाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल टू गो, टू प्ले, टू इन्वेस्टिगेट। ये जो टू गो, टू प्ले, टू इन्वेस्टिगेट, ये हमारे यहाँ नाउन का काम भी करता है कि जिसको इन्फिनेटिव कहते हैं, और यही टू प्लस बेस फॉर्म नाउन के तौर पर भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा आज का क्लास। अपना ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए और अल्लाह हाफिज़।